हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। आज से अपन चालू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन जो चैप्टर अपन यूज करेंगे वो पहला रहेगा अपन हेलो एरेंस और हेलो एल्केन्स। सेकंड जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है। थर्ड रहेगा कार्बन कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा अमीन और डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर के बारे में। अब देखिए, जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करें उससे पहले अपन डिस्कस करेंगे जितने भी चैप्टर्स हैं अपने, उन चैप्टर्स का नॉमेनक्लेचर। क्या चालू करेंगे अपन? नॉमेनक्लेचर। और नॉमेनक्लेचर में अपन ने दो चीजें पढ़ेंगे। पहला ट्राइबल सिस्टम, जिसको आप कॉमन सिस्टम भी कह सकते हो, और सेकंड अपन पढ़ेंगे IUPAC। ठीक है। अब जो ट्राइबल सिस्टम है उसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे अपन यूज ऑफ नॉर्मल। सेकंड अपन पढ़ेंगे यूज ऑफ आइसो। थर्ड जो अपन पढ़ेंगे यूज ऑफ नियो। चौथा जो अपन पढ़ रहे हैं यूज ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसके अलावा देखिए, ये जो अपन यूज कर रहे हैं वो किस किस के लिए यूज करेंगे अपन? एक तो जनरल एल्केन सीरीज के लिए, दूसरा एल्किल हैलाइड्स के लिए, तीसरा एल्कोहल्स के लिए, ठीक है, चौथा साइनाइड्स के लिए। इन सब के लिए अपन और एक और यूज कर लेंगे अपन, अमीन भी ले सकते हैं, RNS2। इसके अलावा ये जो जितने भी कंपाउंड्स अपन पढ़ रहे हैं, एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, साइनाइड और RNS2, इनमें अपन क्या करेंगे? इन सबका यूज करेंगे। इसके अलावा ये अपने पास पहला पार्ट रहेगा जिसमें अपन ये पढ़ रहे हैं। इसी में अपन सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अपन जो नॉमेनक्लेचर होगा वो पढ़ेंगे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन नॉमेनक्लेचर की बात कर रहा हूँ मैं, इसी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला मैंने ये यूज कर लिया, और ये किन के लिए यूज कर रहा हूँ मैं? एल्केन, एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, साइनाइड और RNS2 के लिए। इसमें फिर बाद में बात करेंगे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इसके अलावा कार्बोनिल कंपाउंड्स, और कार्बन कंपाउंड अपन दो पढ़ेंगे, एक एल्डिहाइड और सेकंड अपन पढ़ेंगे कीटोन। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो थर्ड अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ईथर का नॉमेनक्लेचर। ठीक है। तो ये अपन दो पार्ट है जिसमें अपन नॉमेनक्लेचर ट्राइबल पढ़ेंगे। इसके अलावा IUPAC पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले जो टेबल है सफिक्स और प्रीफिक्स की, वो टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी। इसके बाद में जब आपको ये लर्न हो जाएगी ना, तो इसमें बहुत ही इजी और शॉर्ट मेथड बताऊंगा जिससे आप किसी भी कंपाउंड का ट्राइबल नेम और IUPAC नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो ये टेबल आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉमन नॉमेनक्लेचर। ये सारे चैप्टर्स के लिए कॉमन रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि इस टॉपिक में से कई बार कंपैरिजन एग्जाम में, जैसे स्पेशली नीट में, कई बार कॉमन नॉमेनक्लेचर पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो अपन आज डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले ट्राइबल नॉमेनक्लेचर। ठीक। अब देखो, ट्राइबल नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करूं उससे पहले मैं कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अनब्रांच्ड कार्बन चेन, यानी ऐसी चेन जिसमें कहीं पे भी ब्रांचिंग नहीं हो। इस तरह से अगर मैं बात करूं इस कार्बन की, ठीक है, तो इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है, ये अटैच है, ये अटैच है, तो सीधी चेन है, इसलिए इस चेन को अपन क्या नाम दे रहे हैं? अनब्रांच्ड कार्बन चेन। सेकंड में बात करूं ब्रांच्ड कार्बन चेन। अगर मैं ये कहूं कि जो टर्मिनल कार्बन्स हैं उनको छोड़ करके, टर्मिनल कार्बन को छोड़ करके किसी भी अदर कार्बन पर आप कोई भी ग्रुप लगा देंगे, भले वो कार्बन हो या हेलोजन हो या कोई अदर फंक्शनल ग्रुप हो, तो वो कार्बन चेन क्या हो जाएगी? ब्रांच कार्बन चेन हो जाएगी। सेकंड अपन पढ़ेंगे इसी में नेचर ऑफ कार्बन। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। नेचर ऑफ कार्बन को अपन कैसे पहचानेंगे? इसमें अपन तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इसको भी। एक प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन,
प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री, दूसरा 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन, और थर्ड रहेगा अपने पास 3 डिग्री और टर्शरी कार्बन। ठीक है, क्या बता रहा हूं, नेचर ऑफ कार्बन अपन 3 तरह के कार्बन पढ़ रहे हैं, एक प्राइमरी कार्बन, एक सेकेंडरी कार्बन और एक टर्शरी कार्बन। इसको पहचानेंगे कैसे, तो इसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्राइमरी कार्बन की, जिसको अपन 1 डिग्री भी कह रहे हैं, पहचानेंगे कैसे, तो ध्यान रहे कि आपको क्या करना है, एक कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन चेन अटैच्ड हैं। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एक कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच्ड हैं वो उसकी नेचर को डिसाइड करेंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल में इस कार्बन की बात करूं, तो इस कार्बन से डायरेक्ट ये कार्बन अटैच है, तो ये कार्बन कितने डिग्री हो गया, 1 डिग्री, एक ही अकेला कार्बन, इसलिए इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, एक, इसलिए ये क्या हो गया, 1 डिग्री। दूसरा, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो ये जो कार्बन है वो डायरेक्ट इससे जुड़ रहा है, इससे थोड़ी जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा ना, तो इसका मतलब इस कार्बन की नेचर क्या हो गई, 1 डिग्री। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये नंबर ऑफ कार्बन इतने एक, इसलिए ये क्या हो गया, 1 डिग्री। तो आपको क्या देखना है, जब भी नेचर ऑफ कार्बन को पहचानना है तो एक कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं उनको पहचानना है। ये तो हो गया अपने पास प्राइमरी का। दूसरे अपन बात करें सेकेंडरी की, सेकेंडरी में अपन क्या देखेंगे कि अगर एक कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन अटैच्ड है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस कंपाउंड की बात कर रहा हूं, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है इसमें, इस कार्बन से डायरेक्ट ये अकेला कार्बन जुड़ रहा है, इसलिए इस कार्बन की नेचर क्या होगी, 1 डिग्री। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो डायरेक्ट ये जुड़ा हुआ है, इसलिए कार्बन की नेचर क्या होगी, 1 डिग्री। लेकिन इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के दोनों तरफ डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 2, तो ये क्या हो गया अपने पास 2 डिग्री कार्बन। ऐसा ही अपन बात करें टर्शरी कार्बन की या 3 डिग्री कार्बन की बात करें, तो मैं 3 डिग्री और टर्शरी कार्बन की बात करता हूं। मैंने ये कहा अगर मैं एक कार्बन से डायरेक्ट 3 कार्बन अटैच करता हूं, देखिए इस कार्बन को देखिए, ये 1 2 और 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए इस कार्बन की जो नेचर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3 डिग्री कार्बन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं इस कंपाउंड में ये कहूं कि आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन पहचानना है, तो अपन कैसे पहचानेंगे कि इस कार्बन से डायरेक्ट ये कार्बन अटैच है, ये अकेला है, तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बन। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो 1 2 और 3, ठीक है, क्या कह रहा हूं, इस कार्बन से 1 2 3, तो ये कार्बन कितने डिग्री होगा मेरे पास, 3 डिग्री कार्बन। अगर मैं इस कार्बन एटम की बात करूं तो इधर 1 इधर 1 है, टोटल कितने हो गए, 2, तो ये कितना हो गया, 2 डिग्री कार्बन। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो डायरेक्ट ये अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री, और ये कार्बन डायरेक्ट इससे अटैच है, तो ये भी क्या हो गया अपने पास, 1 डिग्री कार्बन। अगर मैं कहूं कि यहां ओवरऑल 3 तो 1 डिग्री कार्बन है, एक 2 डिग्री कार्बन है और एक 3 डिग्री कार्बन है, तो आपको इस तरह से कार्बन की नेचर पहचानना आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो अपने पास जनरल थिंग्स जिसमें आपको कार्बन की ब्रांचिंग और नेचर के बारे में अपने को पता होना चाहिए। चलिए अब अपन चालू करते हैं स्टार्टिंग में सबसे पहले ट्राइबल नोमेनक्लेचर को। देखिए ट्राइबल नोमेनक्लेचर में अपन कुछ नोमेनक्लेचर में कुछ टॉपिक्स जैसे जो बेस्ड ऑन सोर्स है उसका भी यूज करते हैं, जो अपने आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़े होंगे, पर मैं यहाँ पर वो यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं जैसे ही फंक्शन ग्रुप आएंगे मैं वहां पर आपको इंडिकेट करूंगा कि ये जो कंपाउंड है कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, और जहां से ऑब्टेन हुआ है उसी के बेसिस पर उसका नोमेनक्लेचर दिया गया है। ये मैं टॉपिक के अंदर ड्यूरिंग बताता चलूंगा जब मैं आपको स्टार्ट करूंगा टॉपिक्स को। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यूज ऑफ नॉर्मल। देखो नॉर्मल को यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि इट इज यूज फॉर अनब्रांच्ड कार्बन चेन। कौन सी चेन के लिए यूज करेंगे अपन, अनब्रांच कार्बन चेन के लिए एन का यूज करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा, नंबर ऑफ कार्बन्स
फ्रॉम वेयर नंबर ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर एन इज यूज, यानी आपको कहां से पता लगेगा या कैसे पता लगेगा कि किस कार्बन से अपन एन का यूज करेंगे। तो इसके लिए अपने को एल्केन और एल्काइल, मैं दोनों को एक साथ लेता हूं। एन का यूज के लिए मैं यहां क्या ले रहा हूं, नंबर ऑफ कार्बन, किस कार्बन से अपन एन का यूज करेंगे। तो देखिए ये कहा जाता है कि अगर मैं एल्केन सीरीज के रेस्पेक्ट में एन का यूज करूं तो उस कार्बन के लिए एन का यूज होगा जिसके आइसोमर्स बनते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि CH4 का कोई आइसोमर्स पॉसिबल है तो आप कहोगे नहीं, ठीक है। ऐसे अगर मैं कहूं ईथेन का कोई आइसोमर्स पॉसिबल है तो आप कहोगे नहीं। ऐसे अगर मैं प्रोपेन की बात करूं तो प्रोपेन का भी कोई भी आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए अपन इन तीनों के लिए एन का यूज कभी भी नहीं करते। तो जहां एन का यूज होगा वो नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया अपने पास, 4 होगा, जहां से अपन एन का यूज स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें अनब्रांच कार्बन चेन को मैंने इंक्लूड किया है। इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 3 कार्बन नहीं है, ठीक है, कितने 4 कार्बन है। अगर मैं 4 कार्बन की बात करूं तो यहाँ जो कार्बन है 4 है, इसके लिए जो एल का अपन यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, ब्यूट। एल का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन से, अगर कार्बन 1 होगा तो मैथ होगा, अगर कार्बन 2 होगा तो एथ होगा, अगर कार्बन 3 होगा तो प्रोप ब्यूट पेंट, इस तरह से अपन जानते हैं। तो ये हो गया ब्यूट, सिंगल बॉन्डेड, इसलिए मैंने क्या लगा दिया इसके आगे, ब्यूटेन। अब देखिए अपन पढ़ रहे हैं ट्रैवल नोमेनक्लेचर, उसमें अपन पढ़ रहे हैं यूज ऑफ एन। तो देखो 4 कार्बन है, अनब्रांच कार्बन चेन है, तो इस ब्यूटेन के आगे मैं क्या लगा दूंगा, एन, और ये क्या बन जाएगा, एन ब्यूटेन बन जाएगा। बात समझ में आई, बहुत ही इजी है, कंसेप्चुअल है, मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। और सारे नोमेनक्लेचर को मैं बताऊं कि आपको ट्राइबल नोमेनक्लेचर आपको इजी वे में याद हो जाएगा, और इस पर अगर आपको ये ढंग से याद हो गया तो इस पर जो बेस्ड में आगे क्वेश्चन जोड़ूंगा वो आपको इजी वे में होते जाएंगे। जैसे मैं अगर मैं 5 कार्बन के लिए बात करूं, C5H12, ठीक है, CH3, 5 कार्बन की बात करूं, CH3, CH2, 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 CH3, देखिए 5 कार्बन है, पेंट, अनब्रांच है, ध्यान रहे, सीरीज चेन है, पेंट सिंगल बॉन्डेड है इसलिए एन जोड़ दिया, अनब्रांच है, कॉमन नेम पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने आगे क्या लगा दिया, एन पेंटेन। इसी तरह से आप बना सकते हो, एन हेक्सेन बना सकते हो, CH3, CH2, 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 CH3, ठीक है। तो एन एल्केन के लिए कहां से और कैसे यूज कर रहे हैं वो बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, अपन एल्काइल की बात करते हैं। अगर मैं एल्काइल ग्रुप की बात करूं, इस एल्काइल के लिए, तो पहले मैंने बात कर ली एल्केन के लिए, अब मैं बात कर रहा हूं एल्काइल ग्रुप के लिए। तो एल्काइल के लिए ये कहा जाता है कि नंबर ऑफ कार्बन 3 से अपन इजीली एन का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कार्बन चेन क्या होनी चाहिए, अनब्रांच होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लूं प्रोपेन का, अगर मैं प्रोपेन में कार्बन की नेचर्स की बात करूं तो यहां देखो, एक तो प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन है, और एक ये 2 डिग्री कार्बन है, और फिर 1 डिग्री कार्बन है। तो अगर मैं 1 डिग्री कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन को हटाता हूं तो मेरे पास ये कार्बन चेन बनती है। ऐसे अगर मैं इस 2 डिग्री कार्बन से अगर हाइड्रोजन को हटाऊं तो मेरे पास ये वाली कार्बन चेन बनती है। बात समझ में आई? अब देखिए अगर मैं इस कार्बन चेन की बात करूं तो ये कहा जाता है कि किसी भी एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हटाई जाती है तो ये एन वाई एल से क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, और ये क्या बन जाता है, एल्काइल बन जाता है। तो यहां से देखो प्रोपेन है ये, तो प्रोपेन से अपने पास क्या बन गया, प्रोपाइल, ये भी प्रोपाइल ही है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये टर्मिनल कार्बन से अटैच है इसलिए अनब्रांच, ये सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए ये ब्रांच, और ब्रांच के लिए अपन कभी भी एन का यूज नहीं करते। तो इस प्रोपाइल के लिए मैं क्या यूज कर लूंगा,
एन का यूज कर लूंगा और नाम क्या हो जाएगा इसका एन प्रोपाइल हो जाएगा। अब देखिए इसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर मेरे पास ये जो फ्री वैलेंसी है इस फ्री वैलेंसी पे मैं जोड़ दूं OH, दैट मीन्स एल्कोहल। इसी फ्री वैलेंसी से मैं जोड़ दूं अमाइन, इसी फ्री वैलेंसी से मैं जोड़ दूं एक्स हैलोजेंस जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड, साइनाइड। ठीक है, तो देखो इनको जोड़ करके मैं किस तरह से नाम दे रहा हूं कुछ कंपाउंड्स के। मैं एग्जांपल बात करता हूं, CH3 CH2 NH2, ये अपने पास क्या है एन प्रोपाइल, और ये क्या है अमाइन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया अपने पास एन प्रोपाइल अमाइन। अगर मैं इसी अमाइन की जगह अगर मैं OH जोड़ देता इस तरह से, तो ये क्या नाम हो जाता एन प्रोपाइल एल्कोहल। क्या हो जाता है इसका नाम एन प्रोपाइल एल्कोहल हो जाता है इसका। आगे देखिए, ऐसे अगर मैं हेलोजेंस को अटैच करूं, अगर मैं हेलोजेंस को अटैच करूं तो CH3 CH2 CH2 फ्लोरीन, क्या हो गया एन प्रोपाइल फ्लोराइड, एन प्रोपाइल फ्लोराइड। ऐसे ही आगे अटैच कीजिए क्लोराइड को, तो ये क्या हो जाएगा एन प्रोपाइल क्लोराइड। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब ऐसे अगर आयोडाइड जोड़ोगे तो आयोडाइड हो जाएगा। ऐसे अगर मैं साइनाइड अटैच करूं तो ये हो जाएगा एन प्रोपाइल साइनाइड। तो बात समझ में है कि 3 कार्बन के एल्काइल के लिए अपन किस तरह से एन का यूज करेंगे। अगर मेरे पास 4 कार्बन होते तो मैं क्या करता, तो 4 कार्बन का अनब्रांच एल्काइल ग्रुप क्या होगा ऐसे ही होगा भाई। पहले क्या था यहाँ पर H था, ये कार्बन क्या था 1 डिग्री, ये कार्बन क्या था 2 डिग्री। अगर मैं 2 डिग्री से हाइड्रोजन हटाऊंगा तो कार्बन चेन क्या हो जाएगी ब्रांच, इसलिए मैंने क्या हटाया इसी 1 डिग्री कार्बन से मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। अब इस रिमूव करने के बाद में ये क्या बना ब्यूटाइल, ब्यूटाइन से क्या बन गया ब्यूटाइल। कैसे बना ये मैंने बताया था कि अगर किसी एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा एल्काइल बन जाएगा। तो एल्काइल बना ये, ठीक है, 4 कार्बन इसलिए ब्यूटाइल कह दिया मैंने। अब देखिए ये अनब्रांच है इसलिए मैंने क्या नाम दिया इसका एन ब्यूटाइल। अब अगर मैं यहाँ पर OH जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा एन ब्यूटाइल एल्कोहल। अगर मैं यहाँ पर अमीन जोड़ता हूँ तो एन ब्यूटाइल अमाइन। अगर यहाँ Cl जोड़ता हूँ तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर मैं यहाँ Br जोड़ू तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर मैं यहाँ पर Cn जोड़ू तो एन ब्यूटाइल साइनाइड। इस तरह से आप सभी का नाम इजी वे में दे सकते हैं। बात समझ में? अगर मैं आगे चलूँ तो 5 कार्बन के लिए मैं पेंटाइल यूज कर रहा हूं। जैसे मैंने इसको नाम दिया CH3 CH2 CH2 CH3 था, पेंटेन था। इस पेंटेन को मैं क्या कह सकता हूं कॉमन नेम में एन पेंटेन। इस एन पेंटेन में से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दी, ये क्या बन गया अब एन पेंटाइल बन गया। बात समझ में आई? एन पेंटाइल कैसे बना? अब इस एन पेंटाइल का एक दूसरा कॉमन नेम है, इसी को आप एमाइल ग्रुप भी कहते हैं या एन एमाइल में कह दूं। तो इसी कंपाउंड के अगर आगे अगर OH जोड़ दिया जाए तो यह हो जाता है एन पेंटाइल एल्कोहल या एन एमाइल एल्कोहल। अगर मैं इसी के आगे NH2 जोड़ दूं तो ये हो जाता है एन पेंटाइल अमीन या एन अमाइल अमीन। अगर मैं यहाँ पर Cl जोड़ दूं तो ये हो जाता है एन पेंटाइल क्लोराइड या एन एमाइल क्लोराइड। अगर मैं यहाँ पर साइनाइड अटैच कर दूं तो ये हो जाता है एन पेंटाइल साइनाइड या एन एमाइल साइनाइड हो जाता। तो इस तरह से अपन कैसे एन का यूज करेंगे एल्केन और एल्काइल सीरीज के लिए, ये बात समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं आइसो के यूज की। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉमन नोमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स के पर्पज के लिए जहां कन्वर्जन्स आते हैं, क्योंकि कई बार कन्वर्जन्स अपने को CBSE बोर्ड में
कंपाउंड का कॉमन नेम दे करके उसी से जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसका कॉमन नेम दे करके अपने को कन्वर्जन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और कई बार तो नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है कि कौन से इस कंपाउंड का कॉमन नेम या ट्राइवल नेम क्या होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सेकंड अपन बात करते हैं यूज ऑफ आइसो। अब देखिए, केवल अनब्रांच कार्बन चेन केवल एन का ही यूज करेंगे, अनब्रांच कार्बन चेन के लिए केवल अपन एन का यूज करेंगे। इसके अलावा जितने भी ब्रांचिंग होंगी उनमें अपन आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी यूज करेंगे। तो मैं ये कहूं कि आइसो का यूज कहां किया जाएगा, ब्रांच कार्बन चेन के लिए यूज किया जाएगा। तो मैं कह सकता हूं इट इज यूज्ड फॉर ब्रांच्ड कार्बन चेन। कौन सी चेन के लिए, ब्रांच होनी चाहिए कार्बन चेन। अब ब्रांच का मतलब क्या बताया मैंने कि अगर मैं टर्मिनल कार्बन को छोड़ दूं, अगर टर्मिनल कार्बन के अलावा किसी भी कार्बन से कोई हाइड्रोजन हट करके कोई अदर ग्रुप लगता है तो वो कार्बन चेन क्या हो जाएगी अपने पास, ब्रांच कार्बन चेन हो जाएगी। ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर वी यूज्ड आइसो, यानी किस कार्बन से अपन आइसो का यूज करेंगे इसकी बात अपन डिस्कस करते हैं। वही उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, फॉर एल्केन सीरीज एंड फॉर एल्काइल सीरीज। अब एल्केन के लिए नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए, 4। क्यों कि जिस कार्बन से आइसोमर्स बन रहे हैं वहीं से अपन क्या करते हैं, कॉमन नेम्स का यूज करते हैं। जैसे मैं इसके लिए कहूं तो इस एल्केन सीरीज का जब भी अपन आइसो यूज करेंगे तो आइसो को यूज करने के लिए अपने को आइसो स्ट्रक्चर का पता होना जरूरी है। किसका पता होना जरूरी है, आइसो स्ट्रक्चर का पता होना जरूरी है। अब देखो आइसो स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए अपन क्या रखेंगे याद करने के लिए कि एक CH कार्बन होना चाहिए। क्या कह रहा हूं, आइसो का पता लगाने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए कि एक CH होना चाहिए और जनरली उससे 3, भाई मिनिमम 2 तो होंगे होंगे। लेकिन अगर मैं एल्केन सीरीज की बात करूंगा जब भी, तो उस एल्केन सीरीज में मिनिमम 2 मिथाइल होंगे और उस मिथाइल से क्या जुड़ा हुआ होगा, CH। और उस CH से अगर मैं एल्केन सीरीज की बात करूं, 4 कार्बन की बात करूं, तो उसके लिए एक और मिथाइल जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी जनरल ये CH से 2 मिथाइल तो होंगे ही होंगे। फिर अपन जब ब्यूटेन की बात करें तो कार्बन कितने चाहिए अपने को, 4। ठीक है, तो मैं इसको क्या कह रहा हूं, इस स्ट्रक्चर को मैं कह रहा हूं आइसो स्ट्रक्चर फॉर द एल्केन सीरीज। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो 4 है, इसलिए मैंने यूज कर लिया ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्डेड है इसलिए मैंने यूज कर लिया एन। अब देखिए ये क्या अनब्रांच कार्बन चेन है, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इस कार्बन की बात की जाए तो ये कार्बन 3 डिग्री हो गया। इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एक सब्सटेंट ग्रुप मिथाइल लगा हुआ है, इसका मतलब ये कार्बन चेन क्या हो गई, ब्रांच। तो इसके लिए अपन एन का यूज नहीं कर सकते। तो फिर मैंने कहा कि जब एन का यूज नहीं कर रहे तो मैंने क्या पता लगाया, आइसो स्ट्रक्चर तो नहीं है। तो आइसो स्ट्रक्चर के लिए मैंने कहा CH होना जरूरी है, 2 मिथाइल कंपलसरी है, 2 मिथाइल होने जरूरी है। तो मैं इसके अब आगे मैं एन का यूज न करके मैं क्या लगा रहा हूं, आइसो लगा रहा हूं। तो ये नाम क्या बन गया, आइसो ब्यूटेन। अब आगे अगर मैं बात करूं 5 कार्बन के लिए, तो इसी कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा करके मैंने एक कार्बन और जोड़ दिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस CH की, तो CH से ये कितने मिथाइल जुड़े हुए हैं, 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं। यानी यहां जो ये ग्रुप है वो मेरे को पता चल गया कि ये आइसो ग्रुप है। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो 5 कार्बन है, पेंट हो गया, सिंगल बॉन्डेड इसलिए एन लगा दिया। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये स्ट्रक्चर ब्रांच है और आइसो स्ट्रक्चर मेरे को दिख रही है, तो मैंने नाम लगा दिया आइसो स्ट्रक्चर, आइसो पेंटेन कह दिया इसको। ऐसे अगर मैं 6 कार्बन के लिए बात करूंगा तो CH से 2 मिथाइल होने जरूरी है और आप सीधे कार्बन चेन को इंक्रीज कर दीजिए। तो देखो कितने कार्बन हो गए, टोटल 6 कार्बन, जिसमें ये आइसो स्ट्रक्चर दिख रही है, 6 कार्बन है इसलिए मैं इसको हेक्सेन कह दूं, और आइसो स्ट्रक्चर है इसलिए मैं इसके आगे क्या लगा दूं, आइसो हेक्सेन बन जाएगा, या आइसो हेक्सेन कह देंगे इसको। बात समझ में। ऐसे अगर मैं हेप्टेन की बात करूंगा तो हेप्टेन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें 2 कार्बन, इसकी बात करें तो टोटल कितने कार्बन हो गए अपने पास, 4 और ये 3 7 कार्बन हो गए। तो 7 कार्बन है तो हेप्टेन यूज करेंगे इसके लिए।
और आइसो स्ट्रक्चर दिख रही है, इसलिए क्या लगा दूंगा मैं इसको, आइसो हेप्टेन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं 8 कार्बन का यूज करता अगर इसी तरह से, तो उस 8 कार्बन के लिए ध्यान रखना यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसका जो नाम है आइसोक्टेन, उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं बनेगी। वो किस तरह से बनती है मैं वो डिस्कस करता हूं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं आप ऐसे बना लो, CH3 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 CH2 CH CH3 एंड CH3। देखिए टोटल अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कितने हैं, 5 कार्बन। तो ये जो कंपाउंड है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में आइसो ऑक्टेन की स्ट्रक्चर है। और आपको कभी भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि क्या ये कंपाउंड की स्ट्रक्चर तीन और 3 6 7 और 8, इन दोनों में से आपसे कहा जाए कि कौन सी स्ट्रक्चर आइसो ऑक्टेन की होगी, तो ध्यान रखना ऐसे स्ट्रक्चर कभी भी आइसो ऑक्टेन की नहीं होती है। आइसो ऑक्टेन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई ये स्ट्रक्चर आइसो ऑक्टेन की होती है, जिसमें ये एक कार्बन पे ये 3 मिथाइल और इसमें एक कार्बन पे ये 2 मिथाइल। आपको याद रखना है, वैसे आईपीसी नाम से याद रख सकते हैं, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन से याद करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि आइसो ऑक्टेन की स्ट्रक्चर ये ना होकर के कौन सी रहेगी अपने पास, ये रहेगी, याद रखना है। चलिए तो यहां तक अपन ने एल्केन तक के लिए आइसो का यूज किया। अगर मैं बात करूं एल्काइल ग्रुप की, तो एल्काइल ग्रुप के लिए याद रखना कि एल्काइल के लिए भी कार्बन नंबर 3 से किसका यूज करेंगे अपन, आइसो का यूज करेंगे। कैसे वो देखते हैं। अगर मैं बात करूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो प्रोपेन है उस प्रोपेन में अगर मैं 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूं, रिमूव करता हूं, तो ये ग्रुप बना था। ऐसे अगर मैं 2 डिग्री कार्बन से अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूं तो मेरे पास इस तरह का ग्रुप बना था, जिसमें मैंने ये कहा था कि अनब्रांच है। देखो ये प्रोपाइल था, अनब्रांच, इसलिए मैंने इसके लिए क्या यूज किया था, एन प्रोपाइल। अब ये जो ग्रुप है वो क्या है, ब्रांच है। अब देखिए गौर से देखिए इस स्ट्रक्चर को, इसमें एक CH है और इस CH से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक CH और इससे क्या जुड़े हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गई, आइसो प्रोपाइल हो गई। यानी प्रोपाइल के आगे मैं क्या यूज कर रहा हूं, अब आइसो यूज कर रहा हूं। अब वही सिंपल से थिंग्स, अगर मैं इस कम फ्री वैलेंसी पर अगर मैं OH जोड़ता हूं, अगर मैं इसी फ्री वैलेंसी से OH जोड़ता हूं तो मेरे पास नाम क्या पड़ गया इसका, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। अगर मैं यहीं पर NH2 जोड़ता हूं तो ये नाम पड़ जाएगा आइसोप्रोपाइल अमाइन। अगर मैं यहां पर Cl जोड़ता हूं तो ये नाम पड़ जाता है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अगर मैं Br जोड़ूं तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अगर मैं CN जोड़ूं तो ये नाम क्या हो जाता है, आइसोप्रोपाइल साइनाइड हो जाता। इस तरह से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर मैं 3 कार्बन से बात करूं तो देखो मेरे को पता है कि ये दोनों आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर्स होंगे। अगर मैं यहाँ पर OH जोड़ूं और यहाँ पर OH जोड़ूं तो इस OH की क्या है, पोजीशन चेंज होगी, तो अपने पास क्या है, ये पोजिशनल आइसोमर्स है। तो मैं कह रहा हूं कि जहां से अपन आइसोमर्स बनाते हैं वहां से मैंने एन आइसो नियो का आइसो का नॉर्मल का इनका यूज करना चालू किया। आगे चलते हैं, 4 कार्बन के एल्काइल की बात करें। देखिए 4 कार्बन का जो एल्काइल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये मैंने स्ट्रक्चर ले ली आइसो प्रोपाइल और ये मैंने ले लिया आइसो ब्यूटेन, ठीक है। ये आइसो ब्यूटेन है, ये कार्बन अपने पास 1 डिग्री और इस कार्बन की बात करते हैं 3 डिग्री कार्बन। अगर मैं इस 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटाता हूं तो मेरे पास आइसो स्ट्रक्चर मेंटेन रहती है, एक CH और 2 मिथाइल मेंटेन है। तो ये जो कंपाउंड बना ये बन गया आइसो ब्यूटाइल, क्लियर है। अगर मैं यहां से 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाता हूं इस कार्बन से, तो क्या मेरे पास अब आइसो स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगी, तो अपन कहेंगे नहीं, क्योंकि यहां इस कार्बन से मैंने क्या हटा दिया,
एच हटा दिया, और मैंने कहा था कि CH होना जरूरी है और उसके साथ में मिनिमम 2 मिथाइल्स का होना भी जरूरी है। किसके लिए? आइसो स्ट्रक्चर के लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए आगे देखेंगे अपन, पहले अपन इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो आइसो स्ट्रक्चर के अंदर मैं बात करूं तो मेरे पास बन गया आइसो ब्यूटाइल। क्या बन गया अपने पास? आइसो ब्यूटाइल बन गया सर। अब इस आइसो ब्यूटाइल से मैंने क्या जोड़ दिया? OH जोड़ दिया, तो नाम क्या पड़ गया? आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर मैं यहां से साइनाइड जोड़ दूं तो नाम क्या पड़ जाता? आइसोब्यूटाइल साइनाइड। अगर मैं यहाँ पर NH2 जोड़ दूं तो नाम क्या पड़ जाता? आइसोब्यूटाइल अमाइन। अगर मैं यहाँ पर क्लोराइड जोड़ दूं तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अगर मैं यहाँ पर Br जोड़ दूं तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर मैं यहाँ पर आयोडाइड जोड़ दूं तो ये क्या पड़ जाता? आइसोब्यूटाइल आयोडाइड पड़ जाता। कोई दिक्कत है? आपको समझ में आ गया होगा। अगर यही 5 कार्बन का होता तो मैं क्या करता इसको, ये तो था अपने पास आइसोपेंटेन, अब ये क्या पड़ गया? आइसोपेंटाइल। क्या कह रहा मैं इसको? आइसोपेंटाइल। और इस आइसोपेंटाइल में अगर मैं इस फ्री वैलेंसी से अगर OH जोड़ता हूं तो ये पड़ जाता नाम आइसोपेंटाइल एल्कोहल। अगर मैं साइनाइड जोड़ दूं तो आइसोपेंटाइल साइनाइड। अगर मैं Br जोड़ दूं आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। अगर मैं आयोडीन जोड़ दूं आइसोपेंटाइल आयोडाइड। अगर मैं यहाँ NH2 जोड़ दूं तो आइसोपेंटाइल अमाइन नाम हो जाता। तो इस तरह से अपन एन और आइसो का यूज इन कंपाउंड्स के लिए कैसे किया जाता है ये मैंने आज समझाया। आगे चलें, इसमें नियो का यूज करें। नियो का यूज करने के लिए वही कार्बन चेन क्या होनी चाहिए, उसके लिए भी ब्रांच का कार्बन चेन क्या होगी? ब्रांच होगी। तीसरा पॉइंट, यूज ऑफ नियो। इसके लिए मैं क्या कह रहा हूं? इट इज आल्सो यूज्ड फॉर ब्रांच्ड कार्बन चेन। यानी इसके लिए भी मैं क्या यूज कर रहा हूं? कार्बन चेन क्या होनी चाहिए? ब्रांच होनी चाहिए। पर इसमें कुछ डिफरेंस होगा आइसो और नियो का। वो डिफरेंस क्या होगा? वो डिफरेंस ये होगा कि यहां नंबर ऑफ कार्बन्स, क्या कह रहा हूं? नंबर ऑफ कार्बन्स वो क्या होंगे? आइसो और नॉर्मल से अलग होंगे। नंबर ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर नियो इज यूज। तो नियो का यूज किस कार्बन से किया जाएगा इसकी बात करें तो नियो का यूज मिनिमम फॉर एल्केन एंड फॉर एल्काइल। इन दोनों के लिए ही मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 5 कार्बन होने चाहिए। यानी अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो वहां पर अनब्रांच कार्बन थी, अनब्रांच कार्बन चेन थी। अगर मैं आइसो का यूज करता हूं तो ब्रांच कार्बन, लेकिन वहां एल्केन के लिए 4 कार्बन और एल्काइल के लिए 3 कार्बन थे। लेकिन अगर मैं नियो की बात करता हूं, ब्रांच तो है लेकिन यहाँ नंबर ऑफ कार्बन फॉर एल्केन और फॉर एल्काइल सीरीज वो क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। तो अपन इस तरह से इन तीनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कहाँ एन का यूज होगा, कहाँ आइसो का यूज होगा और कहाँ नियो का यूज होगा। चलिए, अब नियो का यूज करने के लिए मेरे पास क्या होना, याद होना जरूरी है? नियो स्ट्रक्चर। और नियो स्ट्रक्चर याद करने का सबसे आसान तरीका है कि एक कार्बन होना चाहिए। देखो 5 कार्बन इसलिए बता रहा हूं, और उस कार्बन से मिनिमम तो 3 मिथाइल होने चाहिए। क्या कह रहा हूं? मिनिमम 3 मिथाइल डायरेक्टली जुड़े हुए होने चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं केवल 5 कार्बन की बात कर रहा हूं तो एक चौथा मिथाइल ग्रुप और होना चाहिए। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन से 4 मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। इसी स्ट्रक्चर को मैं क्या नाम दे रहा हूं? नियो स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बन 5 है इसलिए पेंट हो गए। सारे सिंगल बॉन्डेड है इसलिए मैंने एन लगा दी। नियो स्ट्रक्चर होने की वजह से मैं इसके आगे क्या यूज कर रहा हूं? नियो। तो नाम क्या पड़ गया इसका? नियो पेंटेन पड़ गया। अब देखिए, अपन ने पढ़ा है कि C5H12 इस कंपाउंड के कौन कौन से आइसोमर्स बनते हैं। तो एक आइसोमर्स तो अनब्रांच कार्बन चेन का बनता है जिसके लिए मैंने यूज किया नाम पेंटेन। लेकिन कौन सा पेंटेन है? अनब्रांच है इसलिए मैंने लगा दिया एन पेंटेन। दूसरा मैंने यूज किया आइसो स्ट्रक्चर वाले को, जिसमें ये इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में देखो 5 कार्बन है, पेंटेन ये भी है, लेकिन इस पेंटेन में देखिए आइसो स्ट्रक्चर मेंटेन है इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया आइसो पेंटेन।
इसी तरह से अगर मैं तीसरे की बात करूं तो ये जो कंपाउंड है जिसमें एक मिथाइल से डायरेक्टली 4 मिथाइल अटैच्ड है, तो इस कार्बन की बात करें तो पेंटेन तो ये भी है, लेकिन ये पेंटेन कौन सा है, नियो पेंटेन। तो इस तरह से अपन किसी भी कंपाउंड के लिए इंडिविजुअली पता लगा सकते हैं, उसके लिए एन यूज होगा, आइसो यूज होगा या नियो यूज होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं 6 कार्बन की बात करूंगा, अगर मैं 6 कार्बन की बात करूंगा तो किसी भी एक एल्काइल ग्रुप से, जैसे बता रहा हूं, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो ये अपने पास क्या था, एन पेंटेन था। तो एन हेक्सेन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से एक हाइड्रोजन उठा करके एक CH3 ग्रुप और अटैच कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नियो हेक्सेन हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? अब अपन बात करते हैं एल्काइल ग्रुप के लिए। एल्काइल ग्रुप के लिए मैंने कहा कि नियो के लिए नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए, 5 कार्बन चाहिए। अब एल्काइल ग्रुप बनाने के लिए क्या करना है, जो नियो पेंटेन है उसी नियो पेंटेन में से अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूं, ये लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नियो पेंटाइल बन जाएगा। और अपन जानते हैं इस फ्री वैलेंसी से अगर मैं OH अटैच कर दूं, अगर मैं इस फ्री वैलेंसी से OH अटैच कर दूं तो उसका नाम पड़ जाता नियोपेंटाइल एल्कोहल। अगर मैं CN अटैच करता तो हल नियोपेंटाइल साइनाइड, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल आयोडाइड। ऐसे ही अगर मैं NH2 यूज करता तो नाम पड़ जाता नियोपेंटाइल अमाइड। तो अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो देखिए यहाँ कितने कार्बन है, 5 कार्बन, कितने हाइड्रोजन हैं, 11 हाइड्रोजन। तो अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं तो इसमें मैं अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकता हूं। कौन कौन सी, एक तो ये स्ट्रक्चर बन सकती है क्या अपने पास, देखिए अनब्रांच कार्बन चेन एंड पेंटाइल। अगर मैं आइसो स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हुए इस कंपाउंड के ड्रॉ करूं तो ये बन गया आइसो पेंटाइल। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या पड़ गया, नियो पेंटाइल। तो इस तरह से अपन नॉर्मल, आइसो और नियो का यूज किस तरह से फंक्शन इन कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है, ये मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है आई होप आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आया होगा। देखिए इसके बाद में अपन जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्पेशली जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अपने पास यूज ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी। फिर यूज करेंगे स्पेशली उन कंपाउंड्स का कॉमन नेम या ट्राइबल नेम देंगे जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। और उसके डेरिवेटिव में अमाइड है, एसाइल हाइलाइड है, एनहाइड्राइड है और ईस्टर है। तो इनका नाम भी अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कार्बोनिल कंपाउंड, फिर ईथर। तो ये जो टॉपिक है कंप्लीटली वो नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, इन जितने भी नोमेनक्लेचर को मैंने आज डिस्कस किया है उसको एक बार अच्छी तरह से आप लर्न कर लें, क्योंकि अगर वो आपको समझ में आ गया होगा तो ये जो टॉपिक्स आएंगे वो आपको इजी वे में समझ में आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।